डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आधारित जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का पेपर जो हमारा है बोर्ड द्वारा जारी किया गया वायरल पेपर है। तो आज की वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पेपर किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा है क्लास 12 2026 का नागरिक शास्त्र का वायरल पेपर। कोड हमारा है 328 जी के। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। तो देखिए इस बोर्ड में 2026 बोर्ड में हमारे 14 सेट बनेंगे। हर एक विषय का 14 सेट बनेगा आपका। तो जितने भी मैं आपको पेपर बताऊंगा सभी को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जो पेपर है कोई क्वेश्चन इस पेपर में रहता है, कोई क्वेश्चन इस पेपर में रहता है। 14 सेट में सभी क्वेश्चन क्या रहते हैं, अगल बगल करके देता रहता है। तो देखिए तो आपको कोई पता थोड़ी है कि आपके आपके जिले में कौन सा सेट आएगा। तो देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ है। निर्देश में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और चौथा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्द यानी कि एक वाक्य में देना है। और पांचवा है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और छठवां है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। उसके बाद देखिए सातवां निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब आ गया हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से जो सही होता है उसे अपनी कॉपी में आपको लिखना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है लिथुआनिया, बी ऑप्शन है एस्टोनिया और फिर सी ऑप्शन है क्या है ललाबिया और फिर डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी ऑप्शन है रूस और सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है भारत। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्राजील में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। इसका उत्तर सबको मालूम होगा। देखिए ए ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 और सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1949 और फिर डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 30 जनवरी 1948। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950 और सी ऑप्शन है 1951, डी ऑप्शन 1952। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1951। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1951 में हुआ था। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई।
ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1952 और डी ऑप्शन है 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है बीबी गिरी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न, हर प्रश्न हमारा 2 नंबर का है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। तो एक हो गया पोलैंड, दूसरा हो गया हंगरी। ये दूसरी दुनिया के रूप में जाने जाने वाले देश हैं। इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आसियान के 2 संस्थापक देश का नाम लिखिए। तो एक हो गया इंडोनेशिया, दूसरा हो गया मलेशिया। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए। तो देखिए उत्तर, कश्मीर मसला और फिर सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के विवाद के 2 मुख्य कारण हैं। यहाँ पे 2 पूछा था, हमने 3 बता दिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का निषेध अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य है कि यदि 5 सदस्य देशों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह इस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। जो 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, उन्हें 5 देश को क्या है, वीटो पावर दिया गया है, उसकी सदस्यता मिली है। तो अगर कोई निर्णय लिया गया किसी के द्वारा, तो अगर 5 देश में से कोई देश सहमत नहीं है तो वह उसे रद्द कर सकता है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं। तो देखिए उत्तर, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। दोनों पक्ष सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारण का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो गया शहरीकरण और औद्योगिकरण और दूसरा हो गया वनों का विनाश। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। तो उत्तर देखिए, भारत में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। कहाँ पे, भारत में। कहाँ पे अपनाया गया, भारत में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत कहाँ पे अपनाया गया, देखिए मणिपुर में। इस सिद्धांत के आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो एक है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और दूसरे बलराज मधोक। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। तो उत्तर देखिए, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। नंबर 1 है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है, यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। दूसरा है समाजवादी मॉडल। तो यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया गया था। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। तो देखिए इसका उत्तर, नेहरू की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो देखिए उत्तर, आसियान के निम्नलिखित 3 मुख्य स्तंभ है। नंबर 1 है आसियान सुरक्षा समुदाय। देखिए यह आसियान देशों के मध्य विवादों को खत्म कराने और सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास की क्या सहायता करना। तीसरा है
आसियान सामाजिक, तो इसमें देखिए क्या है, सांस्कृतिक समुदाय, इसका औचित्य आसियान देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप की स्थापना करना है। इसके अलावा आसियान समुदाय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देखिए, आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तीव्र करना और उसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्रों के कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना आसियान का औचित्य है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिस पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह दो मसलों के नाम बताएं जिस पर असहमति है। देखिए, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। तो देखिए, सहयोग के मुद्दे, हेडिंग क्या है, सहयोग के मुद्दे। भारत बांग्लादेश सहयोग के दो मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। उसका देखिए असहयोग के मुद्दे, तो देखिए असहयोग का मुद्दा क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच असहयोग के दो मुद्दे निम्नवत हैं। नंबर 1, भारत पाकिस्तान के मध्य चल चकमा शरणार्थियों की समस्या। दूसरा है, बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना, उन्हें प्रशिक्षण देना। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखिए उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा अभिकरण है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारियों या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की दशा से है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह संस्था उनके कार्य करती है, जैसे कि राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना। अब देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्य की संख्या 164 है, जो 29 जुलाई 2016 का 16 मतलब इसके क्या थी, सदस्य संख्या 164 थी। इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, तब आपको जाके मिलेंगे 5 नंबर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सैन्य संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं। किसी ऐसे सैन्य संगठन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है, और इस संगठन का उद्देश्य भी बताइए। तो देखिए, सैन्य संगठन में कई देश सम्मिलित होते हैं। सैन्य गठबंधन हमले को रोकने, हमला करने और रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। वर्तमान में नाटो नाम का एक सैन्य संगठन मौजूद है। सैन्य संगठनों का निर्माण अनेक देशों के माध्यम से अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा पैक्ट तथा यूरोप देशों व अमेरिका ने मिलकर सीएटो की स्थापना की। नाटो एक गैर साम्यवादी सैन्य संगठन है। नाटो में सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय शक्ति अमेरिका रहा है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो इसका उत्तर देखिए कि रियो सम्मेलन के परिणाम क्या हुए। देखिए उत्तर, रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है, विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है, और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई।
चौथा है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक तापवृद्धि को लेकर थी। पांचवा है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए हैं। अब देखिए आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 6 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि रजवाड़ों के भारत में विलय में सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इन रियासतों में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, उड़ीसा से 23, नागपुर से 38 और काठियावाड़ से 250 तथा मुंबई, जो अब की मुंबई है, तथा पंजाब जैसी रियासतें शामिल थीं। भारत की यह शक्तिहीन क्रांति थी। देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल किया। देशी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, बहालपुर, बड़ौदा, कश्मीर और फिर हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करके सरदार पटेल को कई बड़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। आगे देखिए भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति। तो देखिए भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा, भारत निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना कर सके। और फिर तीसरा है पंडित नेहरू ने आधुनिक काल बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकी को हमेशा प्रोत्साहन दिया। उदाहरण देखिए 1940 में डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रयास किए गए। चौथा है भारत परमाणु हथियारों के विरुद्ध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया। भारत ने एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि को हमेशा भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पांचवा है मई 1947 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया और परमाणु शक्ति का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य का पूरा करने के लिए प्रयोग पर जोर दिया गया। अब देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रीबी पर्स की समाप्ति पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, जब जाके आपको 6 नंबर मिलेंगे। देखिए सरकार ने देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले यह आश्वासन दिया कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। भत्ते, ये दोनों चीजें यानी कि शासन की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को पिबरी पर्स कहा जाता है। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा को कुछ खास आलोचना नहीं हुई। उस समय देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही क्या था, प्रमुख था। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको प्रीबी पर्स की समाप्ति पर प्रकाश डालना है। प्रीबी पर्स देखिए क्या है, जब पहले देश में राजा महाराजा होते थे तो ये अगर तो वो अपने सीमा मानते थे, कितना सीमा तक मेरा क्षेत्र है। तो अगर देश को एकता करना है, एक मतलब अगर एकता बनाना है तो सबका सरकार एक ही होना चाहिए, तो उनको कुछ भत्ते देकर उनको मिलाते थे अपने में। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई, इसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर
25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए। देखिए नंबर 1, सरकार ने हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का प्रदर्शन आदि क्या है संभव, प्रदर्शन आदि क्या है संभव है, मतलब असंभव। जैसे कि अगर सरकार की अनुमति न ले तो कोई नहीं कर सकते धरना या फिर जुलूस या फिर प्रतिबंध। दूसरा है, जन सामान्य के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के उद्देश्य से अब कोई नागरिक न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता, उस समय जब आपातकाल लागू हुआ था। तीसरा है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो गया और संपूर्ण भारत के प्रशासन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। चौथा है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और उन्हें आदेश दिए गए कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति लें। इससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। पांचवा है, सरकार ने बहुत से दलों तथा समूहों पर प्रतिबंध लागू किया। आरएसएस तथा जमायते इस्लामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। इतना आपको लिखना है, इस पर आपको मिलेंगे 6 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में हर प्रश्न हमारा यहाँ पे 8 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, चारों में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे जितने क्वेश्चन है चारों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि कोई भी सेट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आपको मालूम तो नहीं कि आपके जिले में कौन सेट आएगा, तो इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में से सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। यह क्वेश्चन 8 नंबर का है। अथवा करके दिया है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए तैयार आपको दोनों को करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे अथवा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक ही करना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए। और अथवा करके दिया है, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारकों की उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में दोनों में से सिर्फ एक ही करना होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से 8 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।